प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान को बताया गाइडिंग लाइट। आगामी महाकुंभ के आगाज का जिक्र करते हुए कहा, एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के लिए गए कई अहम फैसले। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा देगी सरकार, गिरदावरी के आदेश। सोनीपत में चल रही 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रदेश भर से रोज 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को करवाया जा रहा है शैक्षणिक भ्रमण। बाल वैज्ञानिकों के बनाए मॉडल कर रहे हैं प्रोत्साहित। और खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे जगजीत डालेवाल की तबीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लोग चिकित्सीय सहायता में बाधा बन रहे हैं उनकी नीयत पर अदालत को है शक। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में 117वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचारों को साझा किया। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी 2025 को हमारा संविधान 75 साल पूरे कर रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। निर्माताओं ने जो संविधान हमें सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल संविधान के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो साल भर चलती रहेंगी। संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहां हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के वैश्विक पटल पर विस्तार की सराहना की है। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को भारतीय संस्कृति का सच्चा परिचायक और एकता का सूचक बताया। उन्होंने कहा कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी विशालता और विविधता भी इसकी विशेषता है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस ऐतिहासिक समारोह में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। एकत्रित होते हैं लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग पहले से इन बीमारियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इन बीमारियों पर भारत को लेकर हाल ही में आई रिपोर्ट संतोषजनक है। पीएम ने खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक से खेलों की नई क्रांति जन्म ले रही है। यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है, भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है।
अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 117वें संस्करण को सुना और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में मलेरिया रोकथाम पर किए गए कार्य को पूरे देश के लोगों को बताया। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की टीम ने मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर कामयाबी पाई और लोगों को रेडियो व अन्य माध्यमों से संदेश देकर जागरूक करते हुए मलेरिया पर अंकुश लगाने का काम किया। अभी हरियाणा का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मलेरिया को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता और उसके मलेरिया को रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास वो किए जा रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स की बात है और चाहे एफपीओज की बात है कि किस प्रकार से एक किसानों ने एक अपना एफपीओज बनाया, एक संघ इकट्ठा किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे लगातार अपने कारोबार को एक ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। ये ऐसा देश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो अच्छे कार्य कहीं ना कहीं लोग करते हैं, ग्रुप में करते हैं, ऐसे लोगों के कार्यों को उजागर करते हुए देश के सामने प्रस्तुत करना और उससे प्रेरणा भी मिलती है। मन की बात के अंदर से इस प्रकार के विषय जुड़े होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के अलावा एफपीओ किसान ने अपना समूह बनाकर कारोबार को बढ़ाया है। ऐसे लोगों के सराहनीय कार्यों को उजागर करने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम भी देश में काफी सराहनीय रहा। मुख्यमंत्री ने संत निरंकारी भवन में पहुंचकर चल रहे सत्संग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मंडल द्वारा अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। इस प्रकार यह मंडल सामाजिक कार्यक्रम करके समाज को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। देश के अंदर जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनको देश के सामने उनके कार्यों को बताने का काम करते हैं। चाहे किसान वर्ग में कोई एफपीओ है, प्राकृतिक खेती की तरफ जो बढ़ा है उसने कोई अच्छा काम किया है, स्पोर्ट्स के अंदर किसी ने अच्छे काम किए हैं, किसी जिला ने अच्छा काम किया है। गुरु मां दीक्षा जी महाराज के नेतृत्व में कार्यक्रम चलते हैं। मुझे बहुत कार्यक्रमों के अंदर आप लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है, चाहे ब्लड डोनेशन के कैंप हो या कहीं अन्य स्वच्छता का बात हो, एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात हो, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं उनके बीच में जाने का मुझे अवसर मिलता रहा है। मलेरिया रोकथाम के लिए कुरुक्षेत्र में जिला मलेरिया विभाग की ओर से किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। यहां 3 वर्षों में मलेरिया का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र में वर्ष 2021 से 2023 के बीच कोई भी मरीज नहीं मिला। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मलेरिया का सीजन शुरू होने से पहले अप्रैल महीने में इस योजना को क्रियान्वित कर देते हैं। इसके लिए भी सभी सरकारी संस्थाओं को मरीज का मलेरिया टेस्टिंग तथा इलाज का लक्ष्य दिया जाता है। सन 2022 से अब तक हमारे यहाँ पे हमारे ज़िले में कोई भी मलेरिया केस पॉजिटिव नहीं है। और इस बारे में जो हमारे वर्कर्स हैं, मलेरिया वर्कर्स, MPHW मेल, हमारी ANM बहन जियाँ, हमारी आशा बहन जी, हमारे डॉक्टर्स, सभी पूरे तन मन से इस कार्य में जुटे हुए हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक करते हैं कि कैसे उनको मच्छरों से बचना है, बचाव के तरीके बताते हैं। जैसे कि अपने घरों में रखे गमलों को साफ़ करना, टंकी, कूलर इत्यादि को साफ़ कैसे रखना है, हर हफ्ते ड्राई डे मनाना है और
जो हमारी पानी की टंकियां हैं उनको ढककर रखना है। जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर बिंदु रॉय ने बताया कि मलेरिया जल जनित रोग है। हमें इससे बचाव के लिए आसपास के क्षेत्र को साफ रखने और पानी इकट्ठा न होने देने की ज़रूरत रहती है। इसके लिए हमें लोगों को समय समय पर जागरूक करना पड़ता है। हमारी इस मुहिम के सार्थक परिणाम आज सबके सामने हैं। जिला कुरुक्षेत्र पिछले 4 सालों से मलेरिया के उन्मूलन के फेस में है। हमारा उद्देश्य अब ये रहेगा कि किस तरह से हम लोगों को उस उन्मूलन को, उस अपनी कैटेगरी को वहीं पे एग्जिस्ट रखना है, ताकि फिर से किसी एरिया में हमारा कोई मलेरिया का केस रिपोर्ट ना हो, जिसके लिए हम हमारी टीम के साथ मिलकर भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 125 टीम्स बनाई गई हैं, जो कि सभी गाँवों में, शहरों में, हर जगह पे जाके मलेरिया से संबंधित एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि पिछले सालों में जहाँ पे भी मलेरिया के केस या डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं, उन केसेस को एक हॉटस्पॉट एरिया मान के हम अपनी एक्टिविटीज़ को करें, ताकि कोई भी इस तरह का केस रिपोर्ट ना हो। मलेरिया विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि हम समय समय पर सूचना, जानकारी और संवाद के द्वारा लोगों को जागरूक करते रहते हैं। लोगों के घरों में रखी पानी की टंकी, गमले, कूलर, टायर और फ्रिज की ट्रे आदि से पानी निकलवाने के साथ ही लोगों को जागरूक करते हैं। क्या होता है कि हम घरों में जाते हैं लोगों को, तो उनको वीबीडी के बारे में बताते हैं, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो हम उनको बताते हैं कि छत के ऊपर जैसे कोई भी बर्तन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। छत के ऊपर कोई बर्तन है तो उसको हम उल्टा करके रख दें। और हम फिर फ्रिज के ट्रे देखते हैं। फ्रिज की ट्रे जो होती है, उसके पीछे की ट्रे होती है, उसमें जो है मोस्टली लार्वा पाता है, उसको भी हफ्ते के अंदर एक बार जरूर साफ़ करना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि हम स्कूल में भी जाते हैं, बच्चों को एजुकेटेड करते हैं, बच्चों को वीबीडी के बारे में बताते हैं कि मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। हम फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मलेरिया और डेंगू से कैसे बचा जाए। हम सबसे पहले छत के ऊपर जाते हैं, जहाँ जैसे मटके वगैरह रखे होते हैं उनको मुद्दा करवाते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज ये चेक करते हैं, इनमें अगर लार्वा होता है उनको खाली करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुनने के लिए आज जींद में अनेक स्थानों पर लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए। इस दौरान जींद नगर परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने शहरवासियों के साथ मन की बात को सुनने के बाद कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने रेडियो कार्यक्रम से आमजन को जागरूक कर रहे हैं, वह सराहनीय है। इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, संविधान के बारे में बताया है। संविधान से जो है हमारे भारत में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और अब हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होंगे। और दूसरी चीज़, 13 जनवरी से प्रयागराज जो महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जो एक भव्य महाकुंभ है। इसमें क्या है कि एक मानव को, समाज को एक रखने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये भारत को जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस महाकुंभ में जाके सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और मैं तो कहूँगी कि सभी इस महाकुंभ में जाकर इस महाकुंभ की शोभा बढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की एक एक बात को ध्यान से सुना और विभिन्न मुद्दों पर उनकी बातचीत का स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में काला हांडी का जिक्र किया, जिससे उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली। वे भी इस प्रकार का कार्य करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी बात ये कही कि युवाओं को रोजगार अवसर मिलने चाहिए, और महाकुंभ जो 13 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए इसमें हजारों करोड़ों लोग वहाँ महाकुंभ में पहुँचने वाले हैं। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली जा चुकी हैं। राज कपूर जी को फिल्म इंडस्ट्री में लगा लीजिए 100 साल आज फिल्म इंडस्ट्री के पूरे हो चुके हैं अपने भारत में। तो उसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन के लिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को भी बधाइयाँ दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 जनवरी को जो कुंभ का मेला लगेगा, उसमें हजारों की संख्या में आम आदमी और संत वो इसमें भाग लेंगे। और उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की जो बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो पर मन की बात जो की है, काला हांडी में सामूहिक खेती के बारे में जो बोला है, उससे हम हरियाणा के किसानों में बहुत ही उत्साह और खुशी का माहौल है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी के पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में ग्रुप ए और बी पदों के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के साथ साथ इसके तहत अधिसूचित योजनाओं के विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। साथ ही राज्य के विभिन्न संभावित क्षेत्रों के बाहरी विकास शुल्क की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी गई। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अब शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में +2 कक्षा पास होना होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के लिए किए गए कई अहम फैसले, बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फैसलों का मुआवजा सरकार देगी। ए और ग्रुप बी के अंदर अप्लाई करता है तो हमने आधार को मैंडेटरी किया है, उसका आधार कार्ड उसके अंदर लगना चाहिए। HPSC पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा, ये हमने अनिवार्य उसके अंदर किया है। इससे जो धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों का विसर्जन नई दिल्ली स्थित मजनू का टीला गुरुद्वारे के नजदीक यमुना घाट पर किया गया। इससे पहले गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, पाठ और अरदास की गई। कार्यक्रम में उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल निगम घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। उनकी बड़ी बेटी रुपिंदर कौर ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उनके पार्थिव शरीर को सेना की 2 गाड़ियों पर निगमबोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। साल 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमान संभाली थी। मनरेगा, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार उनकी सरकार के कुछ ऐसे फैसले थे जिसने आम आदमी के जीवन को नज़दीक से समझा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2009 में लगातार दूसरी बार कमान संभाली। उनका देश सेवा में विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में योगदान रहा। उन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देश को दिया। भूटान और मॉरिशस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का निर्णय लिया है। ये भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनका अनुराग है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद उनके फार्म हाउस तेजाखेड़ा में शोक जताने के लिए राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तेजाखेड़ा फार्म पहुंचकर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अभय चौटाला से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला ने कई वर्षों तक हरियाणा को अपनी सेवाएं दी। उनका हिमाचल से गहरा रिश्ता रहा। वहीं पंजाब और हरियाणा ने हमेशा ही हिमाचल के बड़े भाई की भूमिका निभाई। श्रद्धांजलि दे सके, एक बड़े वरिष्ठ नेता थे। वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं हरियाणा राज्यों को दी और यही नहीं, हिमाचल से भी उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे आज भी याद है कि जहां प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और हरियाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। हिमाचल इन दोनों राज्यों में सबसे छोटा था, लेकिन दोनों राज्यों ने एक बड़े भाई की भूमिका सदा निभाई। जब जब प्रेम कुमार धूमल जी ने उनसे बातचीत की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के पश्चात उनके स्मारक को लेकर उपजे विवाद पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी की मौत पर राजनीति कर कांग्रेस ने अपना हल्कापन दिखाया है। कैबिनेट मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक और ट्रस्ट के लिए जमीन को मंजूरी दी गई। अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना और किसी की मृत्यु पे भी राजनीति करना, ये कांग्रेस ने अपना हल्कापन दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग की। कैबिनेट मीटिंग में मनमोहन सिंह जी का संस्कार करने की बात से लेके उनको स्मारक बनाने तक का जगह भी
और उसके लिए जो ट्रस्ट बनना है, जो संस्था बननी, उसको भी मंजूरी दे दी। जमीन को भी मंजूरी, समारिक की भी मंजूरी, ट्रस्ट की भी मंजूरी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 19 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर कल सिरसा जिले में नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन 4 वार्ड से 25 प्रत्याशियों ने कालांवाली के एसडीएम कार्यालय में पर्चे दाखिल करवाए। कालांवाली क्षेत्र में कमेटी के चुनाव को लेकर 4 वार्ड क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें कालांवाली, रोडी, बडागुडा व पीपली शामिल हैं। कालांवाली के एसडीएम सुरेश राविश ने बताया कि शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम दिन के बाद 30 सितंबर को फार्म की स्क्रूटनी होगी और 2 जनवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का किसी कारणवश वोट नहीं बना तो वह व्यक्ति संबंधित फार्म भर 10 जनवरी तक अपना वोट बनवा सकता है। द्वारा इलेक्शंस के नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी और आज 3 बजे तक जो हमारे पास नॉमिनेशंस आए हैं उसमें 35 नंबर वार्ड में हमारे पास कुल 6 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, 36 नंबर वार्ड में 5 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और 37 नंबर वार्ड में 5 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। 38 नंबर वार्ड में हमारे पास 10 एप्लीकेशंस हैं जिसमें 9 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, 1 कैंडिडेट द्वारा 2 नॉमिनेशंस दिए गए हैं। इस प्रकार टोटल नॉमिनेशंस जो कैंडिडेट्स के हुए हैं वो चारों वार्डों में मिलाकर के 25 हमारे पास नॉमिनेशंस आएंगे। 30 तारीख को इन आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी यहीं इस कार्यालय में 11 बजे के बाद से, और अगर उस जो डिसीजन आरओ द्वारा लिया जाता है उस पर किसी को आपत्ति है तो 31 तारीख को वो माननीय उपायुक्त महोदय को अपनी दरखास्त लगा सकता है, जिस पर 1 तारीख तक वो फैसला लेंगे। इसके बाद 2 तारीख को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा शनिवार शाम को रोहतक जिला के गढ़ी सांपला पहुंची। यहां सर छोटूराम संग्रहालय में उनकी अस्थियां रखी गई, जहां कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कलश लेकर पहुंचे इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल व अर्जुन चौटाला ने कहा कि चौधरी छोटूराम संग्रहालय को मुख्यमंत्री रहते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने ही बनवाया था। उनका कार्यकर्ताओं से प्यार और स्नेह था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक परिवार की तरह जोड़कर रखा था। इसी वजह से कार्यकर्ता भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम हुए हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अहमियत दी। आज सबको इस बात का मलाल भी है, दुख भी है। चौधरी छोटूराम जी की जो कर्म भूमि है वहाँ के भी ये जो आज धाम है ये भी चौटाला साहब की देन है। स्वयं चौटाला साहब पाकिस्तान गए, वहाँ सब छोटूराम जी के जो भी वहाँ पे उनकी यादगार की जो चीज़ें थी वो लेके यहाँ आए और उनका एक स्वप्न था कि जो हरियाणा की माटी से जुड़ा हुआ है उसको स्थापित करना और हरियाणा की माटी और हरियाणा के लोगों को मजबूत करना उनका विषय है। पिछले 32 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डालीवाल को मेडिकल सहायता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल सहायता देने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को कहा कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति बिगड़ सकती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप भी डालीवाल के धरना स्थल पर मौजूद रहने के पक्ष में हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि डालीवाल को इंसानों की इस किलेबंदी की इजाजत किसने दी? कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों का शांतिपूर्ण घटनास्थल पर बैठना तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को मेडिकल सहायता लेने से रोका जा रहा है, यह गलत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जहां केंद्र से बातचीत के मसले का सवाल है, हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट इसे अपने स्तर पर देखेगा। अभी की स्थिति पंजाब सरकार को संभालनी है। सोनीपत के राय स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में 6 दिवसीय 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन प्रदेश भर से 10 से 15 हजार विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अशोक गर्ग का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें साइंस और तकनीक के हमारे बाल वैज्ञानिकों का भी अहम योगदान होगा। 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंचे 509 विद्यार्थियों द्वारा यहां 185 स्टॉल लगाए गए हैं। बाल वैज्ञानिकों ने यहां दिव्यांग बच्चों के नाखून काटने के लिए यंत्र, स्मार्ट व्हील चेयर, पोर्टेबल स्ट्रक्चर,
प्यूरिफायर, वाटर टैंक व बेबी मॉनिटरिंग सहित कृषि, स्वास्थ्य व दिनचर्या के कार्यों को आसान बनाने के जैसे अनेक मॉडल प्रदर्शित किए हैं। वाइस चांसलर अशोक गर्ग ने कहा कि यह बहुत गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहा है। हरियाणा में दूसरा मौका है कि इतने बड़े स्तर का आयोजन हरियाणा में दूसरी बार हो रहा है। महत्व का आयोजन हमारे कैंपस में हो रहा है, इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रहा है, इस खेल विद्यालय के कैंपस में हो रहा है। हरियाणा में ओवरऑल दूसरी बार ही ऐसा मौका मिला है कि जो इतना बड़ा आयोजन हरियाणा में हुआ है, और इस बार इस आयोजन की मेजबानी करने का मौका हमारे विश्वविद्यालयों को मिला है। तो मैं इसके लिए हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे स्कूल को, हमारी यूनिवर्सिटी को इस कार्य के लिए चुना। ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के प्रयासों से हरियाणा सभी विद्यालयों के 8वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को ये मौका दे रहा है। इससे वे अपने कौशल को प्रदर्शित कर पाएंगे और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 450 से ज़्यादा विभिन्न स्टेट्स के डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। स्टेट के स्कूलों के, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं के बच्चे इसमें भाग लें और उससे सीखें, आगे बढ़ें। इसलिए हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम डिफरेंट वहाँ से बुला रहे हैं ताकि वो इस प्रदर्शनी को देख सकें। प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों से भाग ले रहे बाल वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं को लेकर खुशी जाहिर की और आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छा है, और इधर सारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट्स, फूड, सारा ही चीज़ बहुत अच्छा है। मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। हम 51st नेशनल साइंस एग्जीबिशन में मिजोरम स्टेट से हरियाणा स्टेट सोनीपत में आए हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल खरखोदा खुरुमपुर से यहाँ पर इस वैज्ञानिक राष्ट्रीय जो लगा हुआ है वैज्ञानिक के लिए, इसको देखने के लिए आए थे। और यहाँ पे जैसे जैसे जितने सारे मॉडल्स हैं, उनसे हर मॉडल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रदेश भर से प्रदर्शनी देखने पहुंच रहे विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें यह बेहतर मौका मिला है, यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वे भी ऐसे मॉडल बनाकर अपना हुनर दिखाएंगे। यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और यहाँ के लोगों में इतना अपनापन, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरे मॉडल का टॉपिक कंप्यूटेशनल सोच है, जिस पर मैंने एक डिजिटल सिटी बनाई है, जिससे मैं एक्सीडेंट की संभावनाओं को कम करके लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त कराना चाहती हूँ। यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में डाइट क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहां आने वाले मरीज और गर्भवतियां खुद को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक संबंधी निशुल्क परामर्श ले सकेंगे। अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर विनय गोयल ने बताया कि अभी तक नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीज डॉक्टर की सलाह के बाद ही डाइटिशियन के पास अपनी अच्छी डाइट के लिए जाते थे। अब यदि कोई व्यक्ति डाइट प्लान करवाना चाहता है तो वह ओपीडी से सीधा डाइटिशियन का कार्ड बनवाकर प्लान ले पाएगा। डिजीजेस बहुत हैं जिसमें लोगों को यदि डाइट से संबंधित कंसल्टेशन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो फिजिशियंस थे उनको जिस पेशेंट के लिए लगता था कि भी हम डाइटिशियन के पास भेजें, उन मरीजों को डाइटिशियन के पास भेजा जाता था और वो आकर अपनी कंसल्टेशन लेकर जाते थे। अब हमने डाइट क्लिनिक शुरू कर दिया है और जहाँ पर आईपीडी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर हमारी गाइनी ओपीडी है, वहाँ पर एक डाइट क्लिनिक बना दिया गया है, एक ओपीडी के ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर मरीजों को सामने ही नजर आता है कि यहाँ पर हमारे पास डाइटिशियन की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी मरीज जिसको डाइट से संबंधित स्वयं से कोई कंसल्टेशन लेनी है तो वो भी ले सकता है। और जब से ये हमने चलाया है डाइट क्लिनिक, तब से इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और इससे मरीजों को डेफिनेटली फायदा होगा। आहार विशेषज्ञ शाइनी कंबोज ने बताया कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को पूरी तरह स्वस्थ रखना तो अच्छा पौष्टिक आहार युक्त भोजन जरूरी है। डाइट प्लान करना जीवन शैली से जुड़ी प्रमुख बीमारियों के लिए जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज, ओबेसिटी,
मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैंसर, किडनी रोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से उनमें खून की कमी जैसी कई अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, जिससे डिलीवरी के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट क्लिनिक एक वरदान साबित होंगे। स्टार्ट हुआ है डाइट इसका सेल का, तो हमारा पेशेंट काउंट पहले के कंपैरेटिव बहुत बढ़ गया है। पहले जैसे हम एक दिन में ओपीडी लेते थे तो 10 से 12 के आसपास, अब नॉर्मली हमारी एक दिन की ओपीडी होती है, कभी 17-18 पेशेंट भी है, 20 भी है ना। इतना हमारा रहता ही रहता है कि पेशेंट काउंट, जैसे अगर कोई शुगर वाला है, उनको बीपी भी है या कोई किडनी की भी रिपोर्ट्स चेक करती है सारी, उसके अकॉर्डिंग उनका पूरा दिन का मेन्यू डिसाइड हो जाता है कि आपने इस टाइम ये खाना है। पूरा डाइट चार्ट हम उनको बना के देते हैं और उसमें निर्देश भी देते हैं क्या चीज़ें उन्होंने खानी ही नहीं है, जो बिल्कुल बंद रहेंगी, या वो कम मात्रा में जो चीज़ें खा सकते हैं वो भी हम उन्हें बताते हैं। वहीं अस्पताल में इलाज करवाने आए लोगों ने कहा कि वे अब स्वास्थ्य जांच के लिए डाइटिशियन की सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने इस सुविधा के लिए सरकार का आभार जताया। इनका वे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें सारा पूछ के और सारा चार्ट बना के दिया हमें कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, बिना पैसे के हमें इन्होंने सुझाव दिया है। बहुत अच्छा है जी। हम वहाँ पे जाते थे, हमें कुछ बताते नहीं और पैसे भी लगते हैं और हमें आराम भी नहीं आता। इस अस्पताल में सारी चीज़ें, दवाइयाँ, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं इलाज के लिए यहाँ आया था। इनका बिहेव, प्यार, बोलने का तरीका और गाइड करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा और कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है इनका। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।